क्योंकि वो भी एक जूइश फैमिली से बिलोंग करती है। तो हमारी नरेटर मार्गा मेंको की माँ सोचती है कि अगर हम लोग मर गए तो हमारे घर में जो ये वैल्यूएबल सामान है, जो हमारे इतने कीमती सामान है, इनका क्या होगा? ये तो एकदम बर्बाद हो जाएंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो वो अपने एक पड़ोसी जिनका नाम डॉर्लिंग था उससे पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो उनको सजेस्ट करती है कि तुम एक काम करो, जितने भी तुम्हारे घर के सामान है ना वो मुझे दे दो, और अगर इस वॉर के बाद, इस युद्ध के बाद तुम्हारे परिवार में कोई भी सदस्य बच जाता है तो मैं उसको ये सारे सामान लौटा दूंगी। नरेटर की माँ ना बहुत ही सीधी सादी होती है, तो वो इस चीज को मान लेती है और अपना सारा सामान उस पड़ोसी को दे देती है जिसका नाम डॉर्लिंग था। तो ये था यार वॉर से पहले की कहानी। अब यार वॉर हुआ, वॉर में यार नरेटर ने अपने माँ बाप को खो दिया, उनके परिवार खो गए, सिर्फ नरेटर अकेली बच गई थी। तो वॉर के बाद वो अपना सामान उस पड़ोसी से लेने जाती है। तो चलो अब देखते हैं कि हमारी जो नरेटर है मार्गा मेंको, वो अपनी माँ की बिलोंगिंग्स को ले पाती है या नहीं। मतलब जो सामान उनके माँ को बिलोंग्स करती है वो उन सब चीजों को ले पाती है या नहीं। ठीक है, चलो अब नरेटर बताती है कि मैं अपना सामान लेने वापस से उस एड्रेस पर गई जहाँ पर उनकी माँ ने उस सारे सामान को रखा था। वो दरवाजा खटखटाती है, अंदर से एक औरत आती है। वो उस औरत से पूछती है, क्या आप मुझे जानती हैं? वो औरत मुझे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखती है। उसने दरवाजे को बस थोड़ा सा ही खोल रखा था। मैं उसके पास चली गई और सीढ़ी पे आकर खड़ी हो गई। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, मैं मिसेज एस की बेटी हूँ। वो औरत दरवाजे पर इस तरह से खड़ी थी मानो वो उससे ज्यादा और उस दरवाजे को खोलकर नहीं दिखाना चाह रही थी। उसके चेहरे पर मुझे पहचानने का कोई भी साइन नहीं था। वो चुपचाप मेरी ओर एक टकी लगाकर देखती रही। शायद मुझसे गलती हो गई थी। मैंने सोचा ये वो औरत नहीं है बल्कि ये कोई और है। मैंने बस उसे केवल एक बार देखा था, उड़ती नजरों से, वो भी बहुत साल पहले। शायद मैंने कोई गलत घर की घंटी बजा दी थी। वो औरत एक और हट गई और दरवाजा छोड़ दिया। उसने मेरी माँ का हरा कलर का बुना हुआ कार्डिगन पहन रखा था। लकड़ी के बटन धुल कर पीले हो गए थे। उसने देखा कि मेरी नजर कार्डिगन पर टिकी हुई है तो वो दरवाजे के पीछे आधी छिप गई। कार्डिगन या इस तरह का एक क्लॉथ होता है जिसे वो पहनी हुई थी। लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि मैं सही एड्रेस पर आई थी। मैंने कोई भी गलत घर की घंटी नहीं बजाई है। आप मेरी माँ को जानती थी, तो क्या तुम वापस आ गई? मैं तो सोच रही थी कि अभी तक कोई भी वापस नहीं आया है, केवल मैं ही लौटी हूँ। महिला के पीछे गलियारे में एक दरवाजा खुला और बंद भी हो गया। मतलब उस महिला के घर के अंदर में एक दरवाजा खुला और बंद भी हो गया और उस दरवाजे से एक मस्ती स्मेल निकला। फिर वो महिला बोलती है, मुझे खेद है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं यहाँ विशेष रूप से ट्रेन से आई हूँ। मैं बस आपसे 1 मिनट बात करना चाहती हूँ। इस समय मैं काफी बिजी हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकती, तो प्लीज तुम किसी और दिन आना। उस औरत ने सिर हिलाया और सावधानीपूर्वक दरवाजे को बंद कर लिया, मानो वो ये चाह रही थी कि घर में किसी को पता न चल पाए। मैं जहाँ थी वहीं सीढ़ियों पर खड़ी रही। खिड़की के सामने टंगा हुआ पर्दा हिला और किसी ने मुझे देखा। तभी उस औरत ने बोला, अरे कोई नहीं है, ध्यान मत दो। ओह नथिंग। मैंने फिर से नेम प्लेट देखा, डॉर्लिंग। सफेद कलर के प्लेट पर ब्लैक कलर के अक्षरों में लिखा हुआ था। दरवाजे के बाजू में कुछ हाइट पर एक नंबर लिखा हुआ था, नंबर 46। जब मैं निराश होकर मंद कदमों से स्टेशन की ओर चली तभी मुझे मेरी माँ की याद आ गई, जिसने बहुत साल पहले मुझे ये एड्रेस दिया था। ये बात युद्ध से पहले की है। मैं कुछ दिनों के लिए स्कूल से घर लौटी थी। मुझे तुरंत पता चल गया कि कुछ चीजें गायब थी। मेरी माँ को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मैंने इतनी जल्दी इस चीज को नोटिस कर लिया। फिर उन्होंने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। मैंने आज से पहले उनके बारे में कभी नहीं सुना था, तो ये बात तो स्पष्ट था कि वो मेरी माँ की कोई पुरानी परिचित थी जिनसे वो भी बहुत सालों से नहीं मिली थी, और अब अचानक से वो उनके पास आ गई और उनसे फिर से वापस से नया संपर्क कर लिया। और उसके बाद से मिसेस डॉर्लिंग नियमित रूप से आती रहती थी। वो जब भी आती हर बार अपने साथ कोई न कोई चीज लेकर आती। मेरी माँ ने बताया वो एक बार में मेज के चांदी के बर्तन, छुरी, कांटे आदि ले गई। फिर वो प्राचीन काल की प्लेट ले गई जो कि यहाँ पर टंगी हुई थी। उसे बड़े बड़े फूलदानों को ले जाने में बहुत कठिनाई आई होगी। मुझे चिंता सता रही थी कि क्रॉकरी को ढोते ढोते उनके कमर में ऐंठन या अकड़ आ गई होगी। मेरी माँ ने इस बात से एग्री किया और अपना सर हिला दिया। मैं तो उन्हें ऐसा कहने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाती। उसने स्वयं इस बात का सुझाव दिया जिससे मुझे बहुत ही बुरा लगा। वह मेरी सभी अच्छी चीजों को सुरक्षित रखना चाहती थी। यदि हम ये सारी चीजें यहीं पर छोड़ देते हैं तो हम सब कुछ खो देंगे, वो ऐसा कहती थी। मतलब नरेटर ये कहना चाहती है कि वो जाकर किसी दूसरे को ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर सकती है कि देखिए भाई साहब, आपके घर में जो सामान है वो मुझे दे दीजिए, मैं सुरक्षित रख लूंगी। जैसा कि मिसेस डॉर्लिंग ने किया, वह खुद ही जाकर उसकी माँ को सजेस्ट करती है कि आप कीमती सामान है वो मुझे दे दो, मैं संभाल कर रखूंगी, और जब आप वॉर में बच जाओगी तो मुझसे आकर ये सारे सामान ले जाना। हमारी नरेटर मार्गा मेंको को इस बात से बहुत ही गुस्सा आया। वो अपनी माँ से पूछती है, क्या तुम उसकी बात से सहमत हो गई थी कि वो हर चीज रख ले? तो उनकी माँ चिल्लाते हुए कहती है, क्या ये पूछने की कोई जरूरत थी? ऐसा पूछना तो उसका अपमान करना होता। और सोचो तो सही, वो हमारे लिए कितना खतरा उठा रही है। हर बार जब वो सूटकेस या बैग लेकर घर से बाहर जाती है तो दरवाजे से कितना खतरा उठाती है। मतलब हिटलर के लोगों से बचकर उनके घर से सामान ले जाना बहुत ही खतरे का काम था ना भाई। तो वही बता रही है। मेरी माँ को यह पता चल गया था कि मैं उनकी बातों से सहमत नहीं थी,
उन्होंने मेरी ओर धिक्कारते हुए देखा और उसके बाद से हमने उस पर कोई भी बात नहीं की। इस बीच में स्टेशन पहुंच गई और रास्ते में मैंने किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया। युद्ध के बाद पहली बार मैं इन परिचित जगह पर चल रही थी। मैं अपने काम से काम रखना चाह रही थी, इसलिए इधर उधर ज्यादा नहीं भटक रही थी। मैं उन सड़कों और घरों को देखकर अपने आप को दुखी नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि इन सारी जगहों से मेरी यादें जुड़ी हुई थी। हमारी नरेटर युद्ध से पहले यहीं पर रहती थी, तो जितने भी सड़कें हैं, जितने भी घर वगैरह हैं, वो सब उनके जान पहचान की थी। और वो उन सब चीजों को देखकर वापस अपनी पुरानी चीजों को याद नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि उनको बहुत ही बुरा लगता। उनको उनकी पुरानी चीजें याद आती, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हिटलर के खौफ ने उन्हें इतना डरा रखा था कि वो क्या ही अच्छी होती यार। हर जगह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सबको उठा उठाए कंसंट्रेशन कैंप में डाल डाल के मार रहे हैं। वो भयानक दृश्य किसी को कैसे याद रहेगा यार, और कोई क्यों याद रखना चाहेगा। तो वही बात है कि नरेटर उन सब चीजों को देखकर अपनी पुरानी चीजें याद नहीं करना चाह रही थी। वापस गाड़ी में मैंने मिसेस डॉर्लिंग की वही शक्ल देखी जो मैंने पहली बार देखी थी, जिस दिन मेरी माँ ने उनके बारे में बताया था। अब वो फिर से वापस से पुराने दिनों को याद कर रही है कि कैसे वो मिसेस डॉर्लिंग से मिली थी। उस दिन मैं जरा देर से उठी थी और सीढ़ियों से नीचे आते वक्त मैंने देखा कि मेरी माँ जो है एक औरत को दरवाजे से बाहर छोड़ने गई है। वो महिला चौड़ी पीठ वाली थी, कहने का मतलब उसकी पीठ, उसकी जो बैक है वो बहुत चौड़ी थी। वो रही मेरी बेटी, मेरी माँ ने बताया और मुझे इशारों से बुलाया। उस औरत ने सिर हिलाया और कोट रैक के नीचे से सूटकेस को उठाकर चली गई। उसने भूरे रंग का कोट और एक अतरंगी हैट पहन रखा था। मैंने अपनी माँ से पूछा, क्या वो काफी दूर रहती हैं? मेरी माँ ने बताया, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। याद रखना, ये मिसेस डॉर्लिंग के घर का एड्रेस था, इसलिए बोलती है कि इस एड्रेस को याद रखना कि हम वॉर के बाद अगर हम में से कोई भी बच जाता है तो जाकर अपना सामान ले लेगा। मैंने वो नंबर याद रखा, लेकिन वहां पर जाने के लिए मैंने लंबी प्रतीक्षा की। आजादी के बाद काफी दिनों तक मेरे पुराने सामानों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, और स्वाभाविक रूप से मुझे ना उनसे डर लगता था। मुझे उन चीजों से सामना करने में डर लगता था जिसका संबंध उन लोगों से था जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन चीजों को अलमारी या फिर किसी डब्बे में छिपा कर रख दिया गया था, और वे चीजें खामखा प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई आएगा और उन्हें वापस से सजा देगा, जो मात्र इस कारण से ठीक ठाक थी क्योंकि वो एक वस्तु थी, एक नॉन लिविंग थिंग्स थी। इस लाइन से हमारे नरेटर ये समझाना चाहती है कि अगर वो लिविंग थिंग्स होती तो हिटलर उनको भी कंसंट्रेशन कैंप में डालकर मार देता, लेकिन वह एक नॉन लिविंग थिंग्स थी इसलिए बच गई और अभी किसी अलमारी या किसी डब्बे में बंद करके रखी हुई है। पर धीरे धीरे सब चीज नॉर्मल हो गया। डबल रोटी फिर से हल्के रंग में मिलने लगी। आप बिना किसी खतरे के बिस्तर पे सो सकते थे। एक कमरा जिसके बाहर रोज आपको देखने की आदत पड़ गई थी, और एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाकर उन सारी चीजों को देखना चाहिए जिन्हें उस घर में होना चाहिए था। मैं उसे देखना चाहती थी, उन्हें छूना और उसे छूकर अपनी पुरानी चीजों को याद करना चाह रही थी। मिसेस डॉर्लिंग के घर पर मेरी पहली कोशिश तो असफल रही, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे वापस से ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट एक बार तो जरूर करना चाहिए। मैं वापस से उसी एड्रेस पे गई, बेल बजाया और इस बार एक 15 साल की लड़की बाहर आई। मैंने पूछा, क्या तुम्हारी माँ घर पर है? नहीं, मेरी माँ तो किसी काम से बाहर गई है। कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार कर लूंगी। मैं लड़की के पीछे पीछे गलियारे में चल दी। मैंने देखा कि मिरर के साइड में एक पुराना आयरन का हुनुका रखा हुआ है। हनुका यार एक हैंगर टाइप होता है जिस पर यार कैंडल्स जलाई जाती है, बहुत सारी 3-4 कैंडल्स जलाई जाती हैं। तो वही नरेटर बता रही है कि मुझे वो दिखा, और वो पुराना इसलिए था क्योंकि हम लोग उसे यूज नहीं करते थे, क्योंकि उसमें बहुत सारी कैंडल्स जलाना पड़ती थी, तो इसलिए हम लोग बस सिंगल कैंडल से काम चला लेते थे अपने घर में। और वही चीज मुझे डॉर्लिंग के घर में दिखी। क्या आप बैठोगी नहीं? उस लड़की ने पूछा, यानी कि मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने पूछा। उसने लिविंग रूम का दरवाजा खोल दिया। मैं उससे आगे बढ़ गई। अंदर घुसते से ही मैं ठहर गई, डर गई, भयभीत हो गई। मैं एक ऐसे कमरे में थी जिससे मैं परिचित थी, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मैं अपने आप को उन सारी चीजों के बीच में घिरा हुआ पाई जो कि कभी मेरे थे, जिन्हें मैं दोबारा देखना चाहती थी, छूना चाहती थी और अपनी पुरानी यादों को ताजा करना चाहती थी। पर उन्हें मैं इस विचित्र माहौल में देखकर व्यथित हो गई। मैं इस बात से दुखी हो गई क्योंकि वो सारी चीजें अव्यवस्थित रूप से रखी हुई थी, एकदम टेस्टलेस तरीके से रखी हुई थी। फर्नीचर गंदा था, कमरे में एक उमस गंध थी। मैं ठीक से तो नहीं जानती, लेकिन मेरा मन कमरे के चारों ओर देखने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वो सारी चीजें एकदम बेढंग तरीके से रखी हुई थी और उसको देख देख कर मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मेरी चीजों को इन्होंने सही सलामत रखने के बजाय इनको यूज किया, हमें धोखा दिया, हमसे झूठ बोला, और अब वो मुझसे इस मैटर पर बात भी नहीं करना चाह रही है। वो मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। उस लड़की ने एक कुर्सी खसकाई और मुझे बैठने को कहा। मैं बैठ गई और तभी मेरी नजर टेबल पर रखी हुई टेबल क्लॉथ पर गई। वो टेबल क्लॉथ भी मेरी थी और मुझे पूरा याद था कि इसका कॉर्नर जो है एक साइड से कहीं ना कहीं से जला हुआ था। मैंने उस टेबल क्लॉथ को अपनी उंगलियों से रगड़ा, जिसके कारण मेरे हाथ जो है वो गर्म हो गए। मेरी माँ जल्दी ही आ जाएगी, मैंने उनके लिए ऑलरेडी चाय बना दिया है, आप चाय लेंगी ना? अरे नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो मेरा सारा सामान यूज कर रही है और मुझसे ही चाय पूछ रही है। मतलब यार अंदर ही अंदर नेटर को बहुत गुस्सा आ रहा होगा।
मैंने अपनी नजर ऊपर उठाई। लड़की ने चाय के प्याले को टेबल पर रख दिया था। उसकी पीठ भी चौड़ी थी, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। उसने चाय एक सफेद केतली से प्याले में डाल दिया। उसने एक डब्बा खोला और उसमें से कुछ चम्मच निकाला। यह डब्बा तो बहुत अच्छा है। मैंने अपनी ही आवाज सुनी, जो कि बिल्कुल एकदम स्ट्रेंज थी, जैसा कि उस कमरे में रखी हुई हर चीज स्ट्रेंज थी, एकदम विचित्र ढंग से रखा हुआ था। ओह, तो आप इसके बारे में जानती हैं? वह मुड़कर मेरे लिए चाय ले आई और हंस पड़ी। मेरी माँ कहती है कि ये एक प्राचीन कला की वस्तुएं हैं। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। उसने कमरे में चारों ओर इशारा करते हुए कहा, आप खुद ही देख लीजिए। मुझे उसके हाथ के इशारे करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो सारी चीजें हमारे नाइटर की है, तो उनको क्या जरूरत है सब चीज देखने की। जिन चीजों को वो दिखाना चाहती थी, मैं उन्हें पहले से ही जानती थी। मैंने चाय के टेबल के ऊपर रखे हुए चित्र को देखा। वहां पर यार कुछ एंटिक पीसेस के प्लेट्स रखे हुए थे। तो नाइटर बताती है कि जब मैं बच्ची थी तो उसमें लगे हुए सेव को खाने का मुझे बहुत ही मन होता था। अब नैरेटर को देखकर वो लड़की बोलती है, हम इसका यूज हर चीज को रखने के लिए करते हैं। एक बार तो हमने दीवार पर लटके हुए प्लेट्स में खाना भी खाया था। मुझे बहुत ही इच्छा थी कि मैं उस प्लेट में खाना खाऊं, पर उस प्लेट में खाना खाने के बाद मुझे कुछ ऐसा विशेष लगा नहीं। मैंने टेबल क्लॉथ में जला हुआ वो जो निशान था उसे खोज लिया था। लड़की ने मुझे एक अजीब तरीके से घूरा, मानो वो कुछ पूछना चाह रही थी। मैंने कहा, हाँ, घर की इन सभी प्यारी चीजों को तुम छूती रहती हो ना, और इसीलिए तुम्हें शायद ही इन सब चीजों को देखने का वापस से मन करता होगा। तुम केवल तभी ध्यान देती हो जब तुम्हारा कोई चीज खो जाता है, या फिर किसी कारणवश मरम्मत करने के लिए दिया गया हो, या फिर तुमने किसी को उधार दिया हो। एक्चुअली में यहाँ पर नरेटर अपना गुस्सा जो है वो निकाल रही है। अब यार सामने जो लड़की है उसको थोड़ी ना पता है कि ये सारी चीजें जो है वो नरेटर की ही है। तो नरेटर गुस्से में ये सारी चीजें बता रही है कि तुम तो इन सारी चीजों को छूती रहती हो, तो तुम्हारा तो इन सब चीजों से मन भर गया है, और तुमको इन सब चीजों की याद क्यों आएगी? मुझसे पूछो ना कि मुझे कितनी याद आती है इन सब चीजों की। अंदर ही अंदर वो ऐसा कहना चाह रही थी। फिर से मुझे मेरी ही अपनी आवाज सुनाई दी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी माँ ने मुझसे एक बार बोला था कि क्या मैं चांदी के बर्तन में पॉलिश करने में उनकी मदद करूंगी। यह बात बहुत ही पुराने समय की है, और मैं शायद उस दिन घर पर बैठी बोर हो रही थी, या शायद मैं बीमार थी इसलिए घर पर आराम कर रही थी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे पहले कभी भी ऐसा काम करने को नहीं कहा था। मैंने उनसे पूछा, चांदी से आपका क्या मतलब है? और उन्होंने एक आश्चर्यपूर्वक उत्तर दिया, चम्मच, कांटे, चाकू, यही सब। और यह मेरे लिए नई बात थी। मैं नहीं जानती थी कि चाकू, चम्मच, ये जितने भी चीज है जो मैं डे टू डे लाइफ में यूज कर रही हूँ, ये सारे चांदी के हैं। लड़की वापस से हंस पड़ी और बोली, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता होगा। मैंने उसकी ओर गौर से देखा। हम किन चीजों का इस्तेमाल डिनर टेबल पर करते हैं? उसने पूछा। अब यार हमारे नेटर को ऑलरेडी पता था कि वो वही सारी चीजें दिखाएगी, चम्मच, कांटे वगैरह जो चांदी के हैं। तो यार वो एकदम एटीट्यूड से बोलती है, क्या तुम जानती हो? वो लड़की एकदम संकोच पर गई, एकदम टेंशन में आ गई। वो बगल की अलमारी तक गई और उसमें से एक दराज को खोलने की कोशिश करने लगी। मैं देखती हूँ वो यहाँ था। मतलब नरेटर कह रही है कि अब उन्हें पता चल गया है कि वो जो चांदी के बर्तन थे वो उस अलमारी के डोर में रखा हुआ था। वो उसे देखती नहीं है, बस अंदाजे से बोलती है, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता था कि वो लड़की अब उनको क्या दिखाएगी। मैं उछलकर खड़ी हो गई। मैं गाड़ी के समय को भूल गई थी। मुझे उस गाड़ी को पकड़ना इंपॉर्टेंट था। उसका हाथ दरवाजे पर था। क्या आप मेरी माँ से मिलने के लिए प्रतीक्षा नहीं करेंगी? नहीं, मुझे जाना जरूरी है। मैं दरवाजे की ओर चल पड़ी। लड़की ने दराज को खोल लिया था। मैं अपना रास्ता खुद से खोज लूंगी, टेंशन मत लो। जैसे ही मैं पैसे से बाहर आई, यानी कि उस कॉरिडोर से बाहर आई, वैसे ही मैंने कांटों और चम्मचों की खनखनाने की आवाज सुनाई दी। सड़क के कोने पर मैं वहां लगी हुई नेम प्लेट को देखने लगी। उस पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। मैं नंबर 46 वाले घर में थी। वो एड्रेस बिल्कुल सही था, पर अब मैं उस एड्रेस को याद नहीं रखना चाह रही थी। मैं अब वापस वहां पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो चीजें आपके पास से जुड़ी हो और उसको कोई दूसरा यूज कर ले तो वो एक बेईमानी हो जाती है। उसको एक अजनबी माहौल में देखकर आपको उसको लेने की इच्छा मर जाती है। और वैसे भी मैं उन सब चीजों का करूंगी क्या? मैं एक छोटे से किराए के मकान पर रहती हूँ, जहाँ ब्लैकआउट समय के काले कागज के टुकड़े अभी भी खिड़की पर लटके हुए हैं। मुट्ठी भर छुरे, कांटे, चम्मच वगैरह ये सब एक पतली सी टेबल के दराज में रखे हुए थे। मैंने उस पते को भुला देने का दृढ़ निश्चय कर लिया। मैं उस एड्रेस को अब याद बिल्कुल भी नहीं रखना चाहती थी। जिन तमाम चीजों को भुला देना मेरी मजबूरी थी, उसमें तो ये एड्रेस को भुला देना एक आसान काम था। कहने का मतलब ये है कि उस एड्रेस को भुलाना इतना भी डिफिकल्ट काम नहीं था जितना कि नरेटर के लिए उन सामान को भुलाना था। क्योंकि यार उस एड्रेस से तो उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस सामान से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। उनका पूरा बचपन जुड़ा हुआ है, बहुत ही इमोशन जुड़ा हुआ है उस सब चीजों से। तो उसको भुलाना तो बहुत ही डिफिकल्ट काम था ना, लेकिन नरेटर ने उसे भी भुला दिया, तो एड्रेस तो क्या ही याद रहेगा। तो बस यार यहीं पे तुम्हारी ये कहानी ना खत्म हो जाती है।